बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोटीन तनुपट अवस्था की विशेषता। यानी जो लिप्टोटीन अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होता है विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर क्या होगा, पहुंच जाएगा इसमें, और इसकी विशेषता ये होगी इससे तारक का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और गुणसूत्र के अंदर मेन विशेषता ये होगी, गुणसूत्र होंगे उसका निर्जलीकरण स्टार्ट होगा और गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने शुरू होंगे। लेकिन गुणसूत्र होगा उसमें आपको क्या होगा, धागे फीते की तरह गुणसूत्र दिखेगा। तो लैक्टोटीन अवस्था होती है, लिप्टोटीन का मतलब यही है फीते के समान। लिप्टोटीन वर्ड का मतलब होता है फीते के समान, यानी गुणसूत्र होते हैं वो फीते के समान दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संघनन स्पष्ट होता है, धीरे धीरे गुणसूत्र संघनित होते हैं, सेंट्रियोल अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है और उनसे तारक का निर्माण होता है। ठीक है, गुणसूत्र के सेंट्रियोल के प्रति विशेष प्रकार का अभिविन्यास रहता है जिसे बुक्के कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको नहीं भूलना है, यानी सेंट्रियोल के प्रति एक विशेष प्रकार से वो अभिविन्यासित होते हैं। यानी जो सेंट्रियोल होते हैं उससे तारक निकलेंगे, उनसे जुड़ने के लिए क्या होते हैं, ये विशेष प्रकार से अभिविन्यासित होते हैं, उसको अपन कहते हैं बुक्के। ये वर्ड आता है परीक्षा के अंदर। यह ऐसा सवाल आता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं और उनका संघनन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना लिप्टोटीन अवस्था। अब नेक्स्ट है जाइगोटीन अवस्था। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन है। जाइगोटीन अवस्था में क्या होते हैं, गुणसूत्र थोड़े बड़े और स्पष्ट हो जाते हैं और समजात गुणसूत्र, ये जैसे समजात गुणसूत्र हैं, ये समजात गुणसूत्र जैसे पहला गुणसूत्र समजात गुणसूत्र हैं, दूसरा गुणसूत्र समजात गुणसूत्र हैं, ये आपस में मिलते हैं और युगली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्म पट, यानी युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्र आपस में युग्मन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, सिनेप्टोमिल सामिश्र का निर्माण होता है। सिनेप्टोमिल सामिश्र का मतलब होता है समजात गुणसूत्र का आपस में जुड़ना। अब आपसे पूछा पहला गुणसूत्र आपस में क्या समजात है, दूसरा गुणसूत्र आपस में समजात है, लेकिन तीसरा गुणसूत्र और चौथा गुणसूत्र आपस में समजात नहीं होते हैं। ठीक है, यानी जो गुणसूत्र समान गुणसूत्र होते हैं उनको कहते हैं समजात। युगली अथवा चतुष्क का निर्माण होता है, ये की वर्ड है इसका। तो जाइगोटीन अवस्था के अंदर क्या होगा, चतुष्क यानी टेट्राड बनेगा। ये आपको याद रखना है, ये वर्ड पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि टेट्राड का निर्माण किस अवस्था में होता है, सिनेप्टोमिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अवस्था में होता है, समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े किस अवस्था में बनाते हैं, तब आपको ये जाइगोटीन अवस्था याद रखनी है। तो इस लिप्टोटीन अवस्था और जाइगोटीन अवस्था दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ये पूछा जाता है कि लिप्टोटीन अवस्था के अंदर क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। गुणसूत्र का संघनन स्टार्ट हो चुका है, गुणसूत्र विशेष प्रकार से अभिविन्यासित होते हैं और पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं, फीते जैसे दिखाई देते हैं, इसका मतलब लिप्टोटीन है। गुणसूत्र और संघनित हुए और समजात गुणसूत्र आपस में मिलकर जोड़े बनाते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये टेट्राड अवस्था है। क्या अवस्था है, टेट्राड अवस्था है, ये जाइगोटीन की विशेषता है। अब अगला सवाल है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब होता है युगली। क्या होता है, युगली। युगली का निर्माण किस अवस्था में होता है, पहला जाइगोटीन, दूसरा पैकाइटीन, तीसरा डिप्लोटीन, चौथा डाइकाइनेसिस। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आ गया है पैकाइटीन अवस्था की विशेषता। तो सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था पैकाइटीन अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, ये समजात गुणसूत्र है, ये युगली बन चुकी है, ये समजात गुणसूत्र है, इसकी युगली बन चुकी है। ये समजात गुणसूत्र एक है, लाल कलर का दिख रहा है, और ये समजात गुणसूत्र दूसरा है। ठीक है, ये समजात गुणसूत्र क्या करते हैं, युगली बना लेते हैं। ये समजात गुणसूत्र ने युगली बना ली। ठीक है, जाइगोटीन अवस्था में। अब क्या होता है, समजात गुणसूत्र के समान गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होगा। अब एक आपको दिख रहा है, ये गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड है। कितने हैं, 2 क्रोमेटिड है। एक का नाम होता है सिस्टर क्रोमेटिड और दूसरा होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक का नाम होता है सिस्टर क्रोमेटिड और एक का नाम होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, यानी एक को कहते हैं पुत्री अर्ध गुणसूत्र, एक को क्या कहते हैं, पुत्री अर्ध गुणसूत्र, और दूसरे को कहते हैं अपुत्री अर्ध गुणसूत्र। पहला सवाल ये पूछा जाता है, ये जीन विनिमय में ये पुत्री गुणसूत्र भाग ले रहे हैं या आपुत्री ले रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये गुणसूत्र हैं और ये इसके क्रोमेटिड है। कितने क्रोमेटिड है, 2 हैं। तो आपसे पूछा कि कौन भाग ले रहा है, कौन भाग ले रहा है, ये है पुत्री और ये है आपुत्री। ठीक है,
तो ये है पुत्री, लाल वाला इधर वाला, और ये लाल वाला है आपुत्री, ठीक है। और ये आसमानी वाला ये आपुत्री है, और ये आसमानी वाला आपुत्री है, क्रोमेटिड, ठीक है। अब मेरा है पुत्री है, तो आपसे पूछा ये आपुत्री, ये आपुत्री, आपुत्री आपुत्री है, तो कौन सा है जो जीन विनिमय में भाग ले रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड पार्ट लेता है, सिस्टर को कहते हैं पुत्री और आपुत्री को कहते हैं नॉन सिस्टर, ठीक है। कौन सा होता है जो क्रोमेटिड भाग लेता है, जैसे ये क्या है, जीन विनिमय हो रहा है, ठीक है। अब ये जीन विनिमय हो रहा है इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में, तो आपसे पूछा ये जीन विनिमय में जो भाग लेते हैं वो आपुत्री क्रोमेटिड होते हैं, पुत्री होते हैं। तो आपको याद रखना ये कीवर्ड कि ए पुत्री क्रोमेटिड इसमें भाग लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या होता है, जस्ट एग्जांपल आपको समझाते हैं कि किस तरह से होगा जीन विनिमय। जीन विनिमय ऐसे होगा, अपन एबीसीडी लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा कि यहां पे है ए बी और यहां पे सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें लिख दिया अपन ने स्मॉल ए, इसमें अपन ने कैपिटल ए लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, पी क्यू लिख देते हैं इसको, पी क्यू आर और एस, ठीक है। बड़े हैं सब, ऐसे लिख दिया अपन ने छोटे। अब यहां पे क्या है, छोटे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छोटे। यहां पर अपन लिखते हैं इस ए छोटा, बी छोटा, सी छोटा और डी छोटा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये बी होगा, ये बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, नया क्या बनेगा, नया इस तरह से बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। कैपिटल बी कैसा आएगा, आसमानी कलर का आएगा, कैसा आएगा, ये आसमानी कलर का पार्ट आ गया, यानी जीन विनिमय हो गया है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप देखोगे, ध्यान से देखना, कैपिटल ए स्मॉल बी कैसे कलर का होगा, स्मॉल बी होगा लाल कलर का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि एक्सचेंज होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, ये गुणसूत्र है, उसका एक भाग दूसरे भाग से एक्सचेंज हो जाता है, तो नए संयोजन बनते हैं, इसको कहते हैं पुनर्योजन। तो स्थूलपट अवस्था, पैकेटिन अवस्था की विशेषता होती है कि इसमें समजात गुणसूत्र होते हैं, उसमें जीन विनिमय होता है। प्रत्येक युगली गुणसूत्र में 4 अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यानी इसमें 4 अर्ध गुणसूत्र 1, 2, 3 और 4, ये युगली है। युगली बनी थी जाइगोटिन अवस्था में, युगली प्रत्येक युगली गुणसूत्र में 4 अर्ध गुणसूत्र को कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। कितने दिखाई देते हैं, 4 स्पष्ट रूप से क्रोमेटिड दिखाई देते हैं। पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देती है, जहां से जीन विनिमय होता है उसको पुनर्योजन ग्रंथिकाएं कहते हैं, ठीक है। तथा आपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय होता है, ये वर्ड आपको की वर्ड है, ठीक है। या पुत्री मत लिखना, कोई भी नॉन सिस्टर लिखना, सिस्टर मत लिखना। परीक्षा में सवाल आता है तो आपको आपुत्री गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय होता है। फिर समजात गुणसूत्रों में पुनर्योजन होता है, समजात गुणसूत्र में ये पुनर्योजन हो गया, नया संगठन बन, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये बच्चों ध्यान रखना है। अगला सवाल है, पुनर्योजन क्रिया का नियंत्रण करने कौन सा एंजाइम द्वारा होता है। पुनर्योजन क्रिया में मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजन क्रिया मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन क्रिया, इसका नियंत्रण करता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम करता है, ये गुणसूत्र के जो भाग टूटते हैं इनका नियंत्रण कौन करता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। पैक्टिनेज तो पैक्टिन को गलाता है, राइबोन्यूक्लियेज आरएनए को नष्ट करता है। यहाँ पे पुनर्योजन क्रिया पूछी है तो आपको बताना रिकॉम्बिनेज। अगला सवाल है, डिप्लोटीन अवस्था की विशेषता। तो डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है, डिप्लोटीन अवस्था में ये होता है कि ये जो गुणसूत्र हैं ये इस तरह से आपको एक्स आकार के दिखाई देते हैं, यानी इसमें जीन विनिमय पूरा हो चुका है और ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार हैं। स्पष्ट रूप से आपको ये एक्स आकृति दिखती है, यानी आपको ये टेट्राड की तरह दिखाई देता है। तो आपको बताना है स्पष्ट रूप से इसमें समजात गुणसूत्र में विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये सिर्फ विनिमय बिंदु है जिसको अपन काई एज मेटा कहते हैं। काई एज मेटा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जीन विनिमय हुआ है, उस बिंदु को कहते हैं काई एज मेटा। काई एज मेटा के अलावा सभी जगह से ये गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सिर्फ एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, उस पॉइंट का नाम है काई एज मेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है
काईएज्मेटा कौन सी अवस्था की विशेषता है? आपको बताना डिप्लोटीन अवस्था की विशेषता है। ठीक है, समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु एकत्रित एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना दिखती है जिसको काईएज्मेटा कहते हैं। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली भी टूटने लगती हैं। उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये आपको पॉइंट्स याद रखने बच्चों। ये जो पांचों अवस्था है उसमें आखिरी अवस्था है जिसका नाम है डाइकाइनेसिस। तो अपने लेप्टोटीन का कैरेक्टर पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन का कैरेक्टर पढ़ लिया। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होते हैं कि ये जो टेट्राड यानी काईएज्मेटा है उसमें क्या हो चुका है, समजात गुणसूत्र के समान गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान जीन विनिमय पूरा हो चुका है। तो इसमें ये दोनों भाग एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी समजात गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये इस तरह से अलग हो जाएंगे। उपांति भवन की क्रिया पूरी हो जाएगी। ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उपांति भवन की क्रिया होगी इसके अंदर। ठीक है, तो काईएज्मेटा का अंत होगा, यानी जिस बिंदु से ये जुड़े हुए थे उस बिंदु को अपन ने कहा था काईएज्मेटा। काईएज्मेटा मतलब एक वह स्थान जहां से क्या होता है, समजात गुणसूत्र के समान गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान यानी जीन विनिमय होता है, उसको अपन काईएज्मेटा कहते हैं। उसका अंत होगा। तो सबसे पहले काईएज्मेटा का अंत हो जाएगा, गुणसूत्र पूर्णतया संघनित होंगे, यानी गुणसूत्र ज्यादा संघनित हो जाएंगे। तर्कुतंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्र के अलग होने में सहयोग करेंगे। तर्कुतंतु होंगे, इससे ये जुड़ेंगे इस काइनेटोकोर से यानी सेंट्रोमियर से जुड़ेंगे और एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होने में सहयोग करेंगे। और केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली पूर्णतया विलुप्त हो जाएगी। तो ये काईएज्मेटा। तो डाइकाइनेसिस यानी जो पांच अवस्था प्रोफेज फर्स्ट की वो आपको याद रखनी है बच्चों। पांचों अवस्था में से मैं मोस्ट क्वेश्चन मैंने लिखा दिए हैं आपको। पांचों अवस्थाएं टिप्स पे याद होनी चाहिए। पूछ ले बुक के किस अवस्था में, लेप्टोटीन अवस्था में। समजात गुणसूत्र मिलकर युगली किस अवस्था में बनाता है, जाइगोटीन। जीन विनिमय पुनर्योजन किस अवस्था के अंदर होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो आपको बताना है कि इस पैकाइटीन अवस्था के अंदर। फिर उसके बाद पूछा जाता है काईएज्मेटा किस अवस्था में दिखाई देता है, या एक्स विन्यास किस अवस्था में दिखाई देता है, डिप्लोटीन। उपांति भवन की क्रिया यानी गुणसूत्र एक दूसरे से पूर्णतः अलग किस अवस्था में हो जाते हैं। तो ये आपको बताना डाइकाइनेसिस अवस्था। पांचों अवस्था आपको टिप्स पे याद होगी, तब आप इस चैप्टर के अंदर जो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में दो सवाल आपके नीट के अंदर लैब असिस्टेंट कोई भी कंपटीशन होगा उसमें ये सवाल आएंगे। तो आपको जब भी कोई जनरल साइंस का सवाल होगा तो भी आपको ये चैप्टर याद करना पड़ेगा। अगला सवाल है काईएज्मेटा किस अवस्था में पाया जाता है। ये काईएज्मेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डिप्लोटीन अवस्था, द्विपट अवस्था, जाइगोटीन अवस्था, युग्मपट अवस्था, लेप्टोटीन अवस्था, डाइकाइनेसिस अवस्था। तो काईएज्मेटा वह बिंदु होता है जहां से जीन विनिमय होता है, उसको कहते हैं काईएज्मेटा अवस्था। ये पाई जाती है डिप्लोटीन अवस्था के अंदर। जीन विनिमय व पुनर्संयोजन की क्रिया होती है अपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य, पुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य, असमजात गुणसूत्र के मध्य, उपरोक्त सभी। तो ये पुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होती है। ये जो जीन विनिमय में भाग लेने वाली ये जो अर्ध गुणसूत्र है उसका नाम होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन विनिमय की क्रिया समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। यानी अपन कहते हैं अपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होती है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, उपांति भवन की क्रिया डाइकाइनेसिस में होती है। किसमें होती है, डाइकाइनेसिस में होती है, ये ध्यान रखना बच्चों अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में अंतर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में आपको डिफरेंट बता दूं मैं कि एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं। ये जैसे अपन देख रहे हैं ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र की ये भुजाएं क्या है, मध्य की ओर है, और ये सेंट्रोमियर किस ओर है, ये सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर है। ये भुजाएं किस ओर है, मध्य की ओर है, और ये सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर है। ठीक है, अब ये आप देखोगे इस तरह से ये भुजाएं किस ओर है, मध्य की ओर है, ये इस तरह से, और ये ध्रुव की ओर सेंट्रोमियर है। समझ गए बात को, आपको ध्यान से समझना है। अब क्या होगा कि ये सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बीचों बीच इनके जैसे ये गुणसूत्र है,
इसमें ये क्या है, दो क्रोमेटिड है और दोनों क्रोमेटिड आपस में एक बिंदु से जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है सेंट्रोमियर। क्या होता है, सेंट्रोमियर। इसमें सेंट्रोमियर है जिसको अपन काइनेटोकोर भी कहते हैं। इस काइनेटोकोर की विशेषता यह है कि यहां से तंतु तंतु जुड़ते हैं, इसका विभाजन नहीं होता है। समझ गए? आपके पास में कितने गुणसूत्र है, 46 है। 23 इधर चले जाएंगे और 23 किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। ये अर्धसूत्री प्रथम में विभाजन जो एनाफेज है उसको न्यूनकारी क्यों कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्र आधे हो गए। इसमें 23 गुणसूत्र चले जाएंगे और इसमें क्या होगा, 23 गुणसूत्र चले जाएंगे। लेकिन इस एनाफेज सेकंड के अंदर ये जैसे अपने 23 गुणसूत्र ही रहे पीछे, अब 23 बचे। इस कोशिका में कितने हैं, मान लो 23 है। अब 23 है तो यहां से ये क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है वहां से विभाजन होगा, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा और ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन होता है और दोनों गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। 23 इधर चले गए और 23 क्या हो गए, आधे आधे इधर चले गए। तो मेन डिफरेंट यही है कि अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी क्यों कहते हैं, क्योंकि 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र में से 23 गुणसूत्र इसमें चले जाते हैं, 23 गुणसूत्र इसमें आ जाते हैं। समझ गए बात को? यानी 44XX है तो 22X इधर चले जाएंगे और 22X इधर चले जाएंगे, और 44XY है तो इधर 22X चले जाएंगे और इधर 22Y चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब इसके बाद बचे हैं एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में ऑटोमेटिक ये कोशिका है, ये 22X वाली कोशिका है। इस 22X में ये जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन होगा। आपके पास में ये जैसे क्या है, इस तरह से जुड़े हुए हैं, 22 है, ये अलग हो जाएंगे तो 22 इसको चले जाएंगे, 22 इसको चले जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा, मेन डिफरेंट आपको याद रखना है। एक बिंदु है जिसका नाम है गुणसूत्र बिंदु, जहां से दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़े होते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर। उसका विभाजन होता है अर्धसूत्री सेकंड के अंदर, अर्धसूत्री प्रथम में नहीं होता। इस कारण वो न्यूनकारी विभाजन है। ये आपको जिंदगी भर गांठ याद रखनी है कि भाई कौन सा विभाजन है वो न्यूनकारी है, अर्धसूत्री प्रथम है वो न्यूनकारी है, क्योंकि उसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। और अर्धसूत्री सेकंड है वो समसूत्री है, क्योंकि उसमें सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। तो इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होगा, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करेंगे, गुणसूत्र की संख्या असमान होगी। तो इसमें आपको याद रखना है मेन डिफरेंट ये है, गुणसूत्र में सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। इंटरकाइनेसिस अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय के बीच में, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय के बीच में जो अवस्था होती है उस अवस्था को अपन इंटरकाइनेसिस या विश्राम अवस्था कहते हैं। ये इंटरफेज से थोड़ी अलग होती है क्योंकि इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। इंटरफेज में डीएनए का द्विगुणन होता है, इसको कहते हैं अंतरकाल अवस्था। तो अंतराकाल अवस्था के अंदर आपको बताना है ये अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड के बीच होती है और अर्धसूत्री प्रथम से पहले होती है इंटरफेज अवस्था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है न्यूनकारी विभाजन कहाँ होता है। न्यूनकारी विभाजन आपको बताना है अर्धसूत्री प्रथम में होता है जिसमें गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में विभाजन पाया जाता है, असूत्री विभाजन पाया जाता है। ये चीजें ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अगर आपको अर्धसूत्री विभाजन की पूरी टेबल याद है तो आप आराम से रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हो। पहला सबसे पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज में एस अवस्था, G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था होती है। ठीक है, प्रथम वर्ती अवस्था, फिर S अवस्था, फिर G2 अवस्था। इसके अंदर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। फिर अर्धसूत्री प्रथम, इसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है पुत्री कोशिका में। ठीक है, इसमें सबसे पहले है अर्धसूत्री प्रथम में प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्था है। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था है, लेप्टोटीन अवस्था, जाइगोटीन अवस्था, खालिस्तान, पैकाइटीन अवस्था, डिप्लोटीन अवस्था और डाइकाइनेसिस अवस्था। तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्था होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर है मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज सेकंड। एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, इसलिए पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं, गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट और बड़े दिखाई देते हैं। ये विभाजन के
गुणसूत्र की संरचना के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है टेलोफेज फर्स्ट। अब इंटरकाइनेसिस अवस्था, इंटरकाइनेसिस अवस्था अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड के बीच होती है। यह अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड के बीच एक अवस्था होती है इंटरकाइनेसिस अवस्था। इस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है, डीएनए रिप्लिकेशन इस अवस्था के अंदर नहीं होता है, इसलिए आपको बताना है कि गुणसूत्रों का द्विगुणन नहीं हो पाता है। फिर अर्धसूत्री सेकंड की प्रोफेज सेकंड इसकी उप अवस्था नहीं होती है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड, ठीक है। अर्धसूत्री प्रथम होने के बाद में क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और दो सूत्री कोशिका बनती है। फिर इंटरकाइनेसिस होता है, फिर अर्धसूत्री सेकंड होता है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और दो सूत्री कोशिका बनती है। तो नेचुरल सी बात है, आपको बताते हैं ये जैसे क्या है, ये द्विगुणित कोशिका है, 2n है तो इससे बनने वाली कोशिका होगी n और n, फिर इससे बनने वाली कोशिका होगी n और n, और इससे बनने वाली कोशिका n और n। तो ये अगुणित कोशिका है 4, एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिका बनती है, चारों अगुणित होती है। ये अर्धसूत्री प्रथम है, ये अर्धसूत्री सेकंड है। अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी कहते हैं, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 23 गुणसूत्र पुत्री कोशिकाओं में जाते हैं। अर्धसूत्री सेकंड को समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें पुत्री कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र बराबर रहते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।